हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी ये जीके जीएस का वीडियो है जिसमें हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं उनको हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो भी एसएससी सीजीएल के नाम से जो आप वीडियो डाले हैं और उस पर देखिए जाके मैंने वो एसएससी सीजीएल के साथ साथ में पीसीएस आरओआर और यूपीपी की परीक्षा आपकी होने वाली है, उन सभी चीज़ को ध्यान में रखकर यहाँ पर किया गया है। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में बहुत सारी मैं जीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिससे कि आप देखकर और उसको नोट कर अपनी जीएस के और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो भाई देखिए, पशुपतिनाथ यानी शिव भगवान की पूजा करते थे। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। इंडस वैली आपको पता है कि भाई इस तरीके से फैली है, पाकिस्तान और इंडिया मिला के फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर, इधर आपका यहाँ पर आपका पाकिस्तान में, फिर इधर मेरठ, आलमगीर और नीचे अहमदाबाद या अहमदनगर जो महाराष्ट्र वाला है, इन पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि मोहनजोदड़ो वहाँ पर बड़ा था। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। पहले हड़प्पा के किनारे शहर खोदा गया था इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं कि क्योंकि तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाया जाता था तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इतने सारे हमने नाम बताए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएं तो यहाँ की जो रोड होती थी इसको एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट करती थी। नालियाँ जो होती थी ढकी होती थी। ठीक है, और फिर आप बात करेंगे कि यहाँ पर मात्र सत्तात्मक सत्ता देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर लोहा नहीं था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर लोहा नहीं पाया गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पशुपति हो जाएगा आंसर। दूसरा है चांद बीबी जो है वो कहाँ की शासक थी? अहमदनगर, मालवा, गोलकुंडा या चंदेरी? तो ये क्या थी? अहमदनगर। ठीक है, तो चांद बीबी वहाँ की रूलर थी। अगला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय का अनुमान किसने लगाया? भाई देखो, इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। लगभग इन्होंने बताया था कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति क्या है कि पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पर सबसे पहले कहा था। इनको ग्रैंड यंग ओल्ड मैन भी कहते हैं, ग्रैंड यंग ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं दादा भाई नौरोजी जी को। ठीक है, अगला है, इसमें से कौन से युग सुमेलित नहीं है? पूर्ण स्वराज संकल्प, सरदार भगत सिंह की शहादत, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और शिमला समिट? तो इसमें से देखिए क्या है कि भाई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन यहाँ पर 1938, ये गलत है। बाकी जो तीनों पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं कि यानी पूर्ण स्वराज का संकल्प, ठीक है, तो 1929 सरदार भगत सिंह की शहादत और फिर यहाँ पर शिमला समिट 1945, ये याद रखिएगा। अगला है कि प्रांतीय स्वायत्तता के अधिनियम के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं कौन थी? भाई 1935 एक्ट के तहत दिया गया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, या 1919 या फिर 1909 या 1958? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? 1935 अधिनियम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखिए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार था और यहाँ पर 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड यहाँ पर था। ठीक है, 1858 में देखिए जब हुआ क्या कि जब यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद फिर सत्ता किसके पास चलेगी? क्राउन के पास चलेगी फिर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, कुछ ईयर हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। आपका एसएससी सीजीएल आरओ सभी तरह के जो एग्ज़ाम आपके होंगे, मेरी कोशिश है कि चीज़ों को ऐसा बताया जाए कि आपका जो है सीजीएल में भी जीके काम आए, प्री मेंस दोनों का, और साथ में आरओ पीसीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये रामबाण रहे। अगला है कि भाई आदि ग्रंथ वॉज कंपाइल्ड बाई, तो कह रहे हैं कि भाई आदि ग्रंथ किसके द्वारा कंपाइल की गई थी? भाई संकलित की गई गुरु अर्जुन देव, ये सॉरी यहाँ पर अर्जुन देव है, नॉट देवी। ठीक है, तो इसको गलत मत समझिएगा, गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु गोविंद सिंह हैं, गुरु हरकिशन, फिर गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि विच लैंग्वेज गेन मोस्ट बाय द पैट्रोनेज गिवन बाय द स्कॉलर बाय द कृष्णदेव राय? तो कह रहे कृष्णदेव राय ने विद्वानों के संरक्षण में किस भाषा को सबसे अधिक लाभ हुआ? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़? देखिए कृष्णदेव राय साउथ में, यहाँ पर बात हो रही है, साउथ की हिस्ट्री की बात हो रही है, तो यहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज को ज़्यादा मिला। ठीक है, ज़्यादा तेलुगु लैंग्वेज ज़्यादा विकसित हुई उस समय। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़, कारवार, पुणे या फिर पुरंदर? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़ थी। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी के बारे में हमने पुरानी वीडियो में भी बताया था। ठीक है,
तो आप लगातार अगर वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीएस क्या है कि धीरे धीरे वो नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपको याद हो जा रहा है तो आप देखते होंगे केवल मेरा ऑप्शन ही नहीं बताते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं आपको क्या करता हूं कि साथ में और भी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं या एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताने वाले होते हैं। तो एक क्वेश्चन से आप कम से कम 4-5 चीज़ें सीखते हो। सोचिए रोज़ 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लगातार 3 महीने पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आगे एग्जाम भी लगभग 3 महीने बाद ही होगा, तो तब तक सोचिए आप काफ़ी चीज़ें जान चुके होंगे और सिलेबस जो जीएस का सिलेबस है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज है, ये उल्टा लिख गया है। दूसरा है कि मराठा और पुर्तगालियों के बीच में हुआ, मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में, या अंग्रेज़ों और मैसूर के सुल्तान यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली ने। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? मराठा और अंग्रेज़ों के बीच में यहाँ पर पुरंदर की संधि हुई थी, 1776 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। पूछा दक्षिण भारत में जैन धर्म को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सुधारमन, इंद्रभूत, भद्रबाहु और शूलभद्र। तो स्थूलभद्र इनका नाम है, यहाँ शूलभद्र हिंदी में लिख गया, स्थूलभद्र देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर भद्रबाहु। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ था। देखिए ये मगध में रहते थे, यानी पटना बिहार, ये पूरा वाला मगध वाला रीजन जाना जाता था। तो यहाँ पर पड़ता है अकाल, तो एक थे स्थूलभद्र, ठीक है, और एक थे भद्रबाहु। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं कि भाई हम अकाल में लोगों की मदद करेंगे, और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ ये चले गए साउथ में, और वहाँ पर क्या कहते हैं कि साथ में रहते हैं कुछ दिन तक। जब अकाल खत्म होता है तो ये वापस आते हैं और तो देखते हैं कि लोग सफ़ेद कपड़ा पहन रखे हैं। तो सफ़ेद कपड़ा इसलिए पहन रखे थे क्योंकि जब लोगों घर में मदद करने जाते थे तो निर्वस्त्र जाते थे, क्योंकि लोग ऐसे ही रहते हैं। तो फिर हुआ या कि फिर लोगों ने सोचा कि ऐसे कपड़े पहने जाए जो एक यूनाइट दिखें भी कि हाँ एक ये मदद करने वाले लोग हैं, प्लस उनको एक अलग से पहचान पता चल जाए कि हाँ ये, क्योंकि कपड़े और भी लोग पहनते थे तो उनमें पता कैसे चलेगा कि जैन लोग कौन है। तो इन सब ने सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू किया। भद्रबाहु आए तो देखे कि भाई स्थूलभद्र के साथ लोग चेंजेस हो गए, तो चेंज वाले कहलाए श्वेतांबर, यानी कि सफ़ेद कपड़ा पहन रहे थे। भद्रबाहु के साथ दिगंबर, तो भद्रबाहु ही हैं जो साउथ में क्या करते हैं, जैन धर्म को आगे बढ़ाते हैं। आपको जैन धर्म के बारे में और बताते चलें भाई, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है ऋषभनाथ या ऋषभदेव, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर 23वें तीर्थंकर जो आपको पूछे जाते हैं पार्श्वनाथ, ठीक है, तो पारसनाथ भी कहते हैं आप। छोटा नागपुर पहाड़ पे सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ भी पाएंगे, ठीक है। और फिर 24वें जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है महावीर स्वामी जो हैं, ठीक है, जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। मैंने सबसे आखिरी 23वें और पहले बताया है, आप इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर चीज़ें बताई जाएँ, ठीक है। तो ये भद्रबाहु थे, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। अगला है किसे एमिस्टोचैट्स के नाम से जानते थे? देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कौटिल्य। तो यहाँ पर जो है भाई बिंदुसार को कहते थे, यहाँ पर उसका नाम दिया गया था क्या है भाई, एमिस्टोचैट्स नाम दिया गया था। क्योंकि देखिए सब कभी कभी जैसे अब हम एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मिसाइल मैन, ठीक है। तो मिसाइल मैन हम कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर को, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम सर को कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर यही बात पूछा जाए कि मिसाइल वुमेन बताइए, तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है टेसी थॉमस, क्योंकि मिसाइल मैन तो आप लगभग लोगों ने मन में आ गए होंगे कि हाँ एपीजे अब्दुल कलाम सर का नाम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेसी थॉमस हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, मतलब फीमेल या कह सकते हो कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। अगला है शाहजहां के शासनकाल में भारत का दौरा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इब्न बतूता या फिर मनुचित। यहाँ पर मनुचित था, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये जो बाकी लोग हैं ये भाई ये विलियम हॉकिंस, और यहाँ पर जो बात हो रही देखिए यहाँ पर क्या है कि जो टॉमस रो, विलियम हॉकिंस ये सब आए थे जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर के समय। और इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, और मनुची आया था इनके काल में। अब मैं बताता हूँ जो ये इब्न बतूता है जब आया, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, ठीक है। तो वहीं से आया था मोहम्मद बिन तुगलक काल में। बाद में इसने इसको काजी नियुक्त किया, काजी मतलब ऐसा जज या न्यायविद कह सकते हो, ठीक है। और उसने एक बुक लिखी थी रोहेला या सफ़रनामा, जो कि काफ़ी फेमस थी। तो इब्न बतूता फिर ये वापस अपना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर तो मनुची था। कह रहे हैं तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासन था? संगम, अरविडू, तालु या फिर सालू। तो यहाँ पर तुलु वंश का शासक था, ठीक है, कृष्णदेव राय वाला, ठीक है। अगला है कि भारत में एक मात्र वायसराय जिसकी हत्या करी गई थी, हार्डिंग, नॉर्थब्रुक, एलनबरो या फिर मेयो। तो देखिए यहाँ पर मेयो की बात हो रही है, और ये वही मेयो हैं जो 1800
1872 में 1872 में पहली सेंसस कराते हैं और फिर 1881 से रेगुलर सेंसस होती है रिपन के काल से। ठीक है, तो इस समय आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है और टोटल अब तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। एलन बुरो ने दास प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, यानी कि जो लोगों को दास बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे। ठीक है, जैसे विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, एलन बुरो ने दास प्रथा पे लगाई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ठगी वगैरह पे भी इन्होंने काम किया। अगला है यहाँ पर प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भाई? न्यायमूर्ति रानाडे, मैडम ब्लावस्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मैडम ब्लावस्की क्या जी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला है, बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के अवयव में से क्या है? हत्या का परित्याग, सही प्रयास, झूठ मत बोलो, धन के लिए लालसा छोड़ना। तो यहाँ पर है राइट पाथ की बात हो रही है, राइट एफर्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो सही प्रयास की बात हो रही है। भाई झूठ बोलो, हत्या का परित्याग, ये सब मध्यम मार्ग में से ये सब कुछ नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्कूल में मान्य ज्ञान के स्रोत के रूप में धारणा और अनुमान को कौन स्वीकार करता है? भाई नया स्कूल, वैशेषिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम आंसर हो जाएगा वैशेषिक। तो वैशेषिक जो कणाद थे, इनका ये दिया हुआ था। कणाद एक व्यक्ति हैं, ऋषि हैं कह सकते हो, तो इन्होंने ये वैशेषिक दर्शन की बात करी थी, महर्षि कणाद। अब बात आ रही है भू राजस्व निर्धारित करने के लिए कृषि योग्य भूमि की माप के सिद्धांत के लिए पहला सुल्तान कौन था? भाई गैसुद्दीन तुगलक है भाई, तुगलकी नहीं है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि योग्य भूमि के लिए माप के सिद्धांत वगैरह दिया। फिर उस समय एक समय तो जरीब भी यूज़ होता था, वो एक लोहे की चैन होती थी या फिर लाठी होती थी, उसमें लोहे के छल्ले लगे होते थे, तो उससे भी नापते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे एक और क्या था? मार्केट रिफॉर्म बहुत किया था। अगर पूछा जाए कि मार्केट रिफॉर्म को किसी दिल्ली सल्तनत के शासक या फिर मध्यकालीन टाइम में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बेस्ट किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, राज्य के द्वारा प्रवर्तित नहर सिंचाई प्रणाली किसके द्वारा सी करी गई? ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो यहाँ पर तो गयासुद्दीन तुगलक जो है यहाँ पर नहर निर्माण के लिए बहुत जाने जाते हैं। अब बात नहर निर्माण की है तो भारत की सबसे लंबी जो नहर है वो इंदिरा गांधी कैनाल है। IGC याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी कैनाल। तो इनके समय पहरा बहुत टाइट था। पहरा मतलब इमरजेंसी लगी तो वैसा समझिए पहरा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 राज्यों को ये जो है प्रभावित करती है। ये हरिके बैराज की तरफ से आ रही है, जिससे क्या कहते हैं, भाखड़ा नांगल डैम संबंधित है, सतलज नदी वाला। ठीक है, तो ये उधरी से आती है इंदिरा गांधी कैनाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी सिंचित करती है, पानी वहाँ पर मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भाई कैसे थे? भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ही है, बारदोली। इसी से देखिए, यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, बट फिर भी आपको मैंने बताया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर किससे थे? बारदोली से जुड़े हुए थे। ठीक है, बारदोली से जुड़े हुए थे। तो हुआ क्या था कि इनके समय भाई देखिए, यहाँ स्वदेशी आंदोलन, यहाँ पर थोड़ा सा इसको काटिएगा, स्वदेशी आंदोलन नहीं होगा आपका, बारदोली से सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी तो इनको क्या है, सरदार की उपाधि मिली थी। भूदान आंदोलन से जुड़े थे विनोबा भावे, इसको नोट कर लीजिएगा, विनोबा भावे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है विनोबा भावे। बाकी स्वदेशी आंदोलन में तो कई लोग जुड़े थे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि जब बंगाल विभाजन हुआ, तो 16 अक्टूबर जब 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ, तो भाई इन लोगों में क्या हुआ कि भाई कुछ लोग तो अनुनय विनय से मान रहे थे कि भाई सरकार से प्रार्थना कर लेते, मतलब अंग्रेजों से। कुछ लोग थे कि भाई थोड़े से वैसे टाइप थे कि भाई नहीं, हम छीन के लेंगे। तो हुआ क्या कि भाई 1907 में क्या हुआ कि सूरत में कांग्रेस विभाजन हो जाता है। फिर कुछ गरम दल के बन गए, कुछ नरम दल के बन गए। और इसी जो 1905 का ये हुआ था बंगाल विभाजन, उसी के लिए, जो करजन के समय की बात हो रही है, तो जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसी समय के बाद ये फिर क्या स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट की बात कर रहा हूँ 1919 के समय। तो क्या होता है कि इसमें 2 लोग को गिरफ्तार किया जाता है, एक सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सत्यपाल थे। इन दोनों लोग को गिरफ्तार किया जाता है अमृतसर में। ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को, तो लोग जलियांवाला बाग में आते हैं। तो राजहंस नाम के व्यक्ति ने, सो कॉल्ड गद्दार भी कह सकते हो, इसने क्या किया था, तो इसने जनरल डायर को बताया था कि भाई यहाँ आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी या फिर लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो भाई जनरल डायर आया और इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक ही एंट्री थी उस समय, तो यहाँ से क्या किया कि एंट्री करके और निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। ठीक है,
तो ये बात याद रखिएगा। बाद में इन्हीं को उधम सिंह मारने के लिए लंदन जाते हैं। आपने उधम सिंह मूवी देखी होगी विकी कौशल की, आप देखेंगे तो शायद चीज़ों को और समझ पाएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन से मैंने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी है। द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ द गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? भाई भोजपुरी वो क्यों ही बोलेंगे, ठीक है। मगधी, संस्कृत, पाली, तो पाली भाषा क्योंकि उस समय की प्रचलित थी, तो पाली भाषा में सबसे ज़्यादा इन्होंने दिया था। पहला दिया था इन्होंने सारनाथ में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था भाई? सारनाथ में दिया था, ये बात याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था, ठीक है। सारनाथ कहाँ पड़ता है? बनारस में पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर आपको अशोक स्तंभ रखा हुआ मिलता है, जो नेशनल एम्बलम भी है, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिशूल के आकार का प्रतीक चिन्ह नहीं है, सॉरी प्रतीक क्या प्रतिनिधित्व नहीं करता है? निर्वाण संघ बुद्ध धम्म, ठीक है। तो यहाँ पर है निर्वाण। निर्वाणा देखिए एक प्रकार का, जैसे होता क्या है कि जब व्यक्ति मरता है तब निर्वाण की प्राप्ति वाली बात होती है, तो ये जैन रिलीजन का एक तो है, ठीक है। यहाँ पर था कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम वाला करके ऐसे 3 चीज़ें थी, तो ठीक है। तो यहाँ पर निर्वाणा नहीं है, ठीक है। निर्ग्रंथ शब्द का संबंध किससे है? आजीविकावास, चारवाक, जैन्स या पाशुपत, यानी जो फॉलो करते जैन, ठीक है। निर्ग्रंथ यहाँ पे यानी जैनी लोग इसको है कि निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए किस कारक ने सबसे अधिक प्रभावित किया? तर्कवाद, नौकरी के अवसर, विधान या उत्तर शिक्षा? तो जाति व्यवस्था को खत्म करने में सबसे ज़्यादा क्या है? तर्कवाद, रेशनलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सबसे अधिक प्रभावित किया। भाई लोग जब नौकरी करेंगे, पढ़ें लिखेंगे, फिर तर्क कर सकेंगे, चीज़ों को अपनी रख सकेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है भाई, किस शासक को रंगीला? मोहम्मद शाह को कहा जाता था। भाई मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता था। अब ये क्या करता था? ये व्यक्ति अपने दरबार में बिना कपड़ों के दौड़ता था, लेडीज़ वाले वस्त्र पहन लेता था, ठीक है, खूब दिन भर गाना म्यूजिक यही सब सुनता रहता था, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए इनको पहला ही ऑप्शन हमने पढ़ा, बाकी नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी बहादुर शाह, अकबरदुत्ती, अहमद शाह, तो ये थोड़े थोड़े समय के लिए शासक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोहम्मद शाह रंगीला। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? देखिए एनडीसी जो है, देखिए पहले क्या था कि प्लानिंग कमीशन भी था, तो प्लानिंग कमीशन जो भी योजना बनाती थी उसका फाइनल अप्रूवल कौन देता था? एनडीसी देता था। तो मुद्दा है कि बनी कब थी? तो बनी थी अगस्त 1952 में। अब एनडीसी एपेक्स बॉडी हो गई, इसके नीचे आता था प्लानिंग कमीशन, तो और इसके जो अध्यक्ष होते थे, जो एक्स ऑफिसो हेड होते थे, वो प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। तो जो भी प्रधानमंत्री बनता था उसका प्रधान अध्यक्ष होता था। लेकिन आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त 2014 को लाल किले से नरेंद्र मोदी ने घोषित किया कि भाई प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा, इसकी जगह हम नीति आयोग ले आएंगे। तो फिर 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन को हम क्या जानते हैं? नीति आयोग जानते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर कोई पूरा वीडियो देखा होगा तब मुझे कमेंट करके बताएगा कि भाई यहाँ पर आपने क्या किया है, कि भाई आप नहीं देख रहे हो उसका मतलब यहाँ तक आप कमेंट नहीं करने वाले हो। नीति आयोग में इसका हमें फुल फॉर्म तो पता है, उपाध्यक्ष का नाम आप कमेंट करें, ठीक है। अध्यक्ष का तो भाई आप जानते हो कि इस समय नरेंद्र मोदी ही हैं, और फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रवाद की अवधारणा के जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन या गौरवपूर्व क्रांति? तो यहाँ पर देखिए रेनेसेंस, इटली से शुरू हुआ था पुनर्जागरण। लोगों में एक होता है रिवाइव हुए, लोगों में थॉट्स आए कि भाई नहीं, इन्होंने क्यों? क्योंकि उस समय प्रिंटिंग का विकास हो चुका था, बाइबिल पढ़ने लगे, तो बाइबिल से भी लोगों को समझ में आया, फिर तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जाने, देश विदेश के कल्चर को जाने, तो फिर लोगों में क्या हुआ कि रेनेसेंस जो हुआ, पुनर्जागरण हुआ, फिर लोगों में कह सकते हो कि सद्बुद्धि आई, लोगों ने सोचा कि अब हम लोग को अपने लिए चीज़ें करनी चाहिए, तो फिर रेशनलिज्म की बात आई। रेशनलिज्म का मतलब तर्कवाद, ठीक है, वो रेसिस्ट वाला नहीं, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा भाई? देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी और भी लोगों के बारे में आप जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। हुआ क्या था कि 1939 में कांग्रेस के हेड अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी, बाकी दूसरी तरफ से खड़े थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, तो गांधी जी का स्टेटमेंट है, बहुत पूछा जाता है कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। तो ये सेंटेंस किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। तो फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ये छोड़ देते हैं, बाद में फिर चले जाते हैं, फिर ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। अगला है भारत के समय स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? भाई देखिए माउंटबेटन तो थे। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ, पहला बात कह रहे हैं कि आज़ादी के समय माउंटबेटन, आज़ादी के बाद पहला व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना
माउंटबेटन। आज़ादी के बाद पहला भारतीय व्यक्ति, तो सी राजगोपालाचारी बताइएगा। ठीक है। आज़ादी के बाद अंतिम व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बना, सी राजगोपालाचारी, क्योंकि ये पहले और अंतिम थे इंडियन जो कभी गवर्नर जनरल बने, पहले और अंतिम, और आज़ादी के बाद पहले थे। ठीक है, ये तो इतनी बात है जो हमने बताया, इसको जरूर नोट कर ले। आखिरी अंग्रेज जिसने मतलब गवर्नर जनरल बना, दैट इज़ माउंटबेटन। उम्मीद है आप वीडियो को बैक करके फिर से देखेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए, उसको नोट करें, बहुत चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं और मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको बताएं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई दीवान चमन लाल थे, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय जी को किसमें, पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है दे दें। जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पर ये एहसास हो कि नहीं अभी हमने इस सर की क्लास करी थी तो वही सब रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ जो लोग नए हैं, आपको काम पसंद आ रहा है, अच्छी लग रही चीज़ें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हमारी 70% ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं कर रखी, बस वो वीडियो देखते हैं। ठीक है, बट उसके लिए भी थैंक यू, आप उसको पसंद करें, इसलिए लगातार आप चीज़ों को देखें और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप ही है जो हमारी बात को दूसरों तक पहुँचाएंगे और लोगों तक कनेक्ट करने में आप मदद करेंगे। ठीक है, तो आपसे यही है कहेंगे कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और इंस्टाग्राम से भी जुड़ें, जहाँ पर आपको कि तमाम चीज़ें पोस्ट के माध्यम से पता चलेंगी और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो आपका एसएससी के एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओएसआई हो, उन सभी में भी काम आएगा और साथ में यूपी पीएसएस आरओ उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।